हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 16 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था और मेरा सवाल दरअसल करंट अफेयर से था। मेरा सवाल आपसे ये था कि कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल जो लॉन्च किया गया था, ये इनमें से किससे एसोसिएटेड है? तो पीएम सूरज पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉन्च किया था नई दिल्ली से। इस पोर्टल का मेन उद्देश्य है कि भारत का जो पिछड़ा वर्ग है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, वो सभी इस पोर्टल पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन नेशनलाइज्ड बैंकों की तरफ से उन्हें दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद का रोजगार कर सके। तो जाहिर सी बात है, ये किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। इस पोर्टल में आपसे डॉक्यूमेंट सारे शेयर करने को बोला जाएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट जिसके बिहाफ पर आपको लोन दिया जाएगा, आपको वो अपलोड करने होते हैं और अगले 7 दिनों के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। आप में से वो सभी लोग जो कि स्टैटिक जीके में किसी भी तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं, आप मेरी स्टैटिक जीके की किताब अमेजोन से आज ही ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये किताब। दोनों किताबों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसमें केवल स्टैटिक जीके टेबल फॉर्मेट में ही नहीं, 1800 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टीसीएस पैटर्न पर आधारित मैंने पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसेस, इनमें से कौन से देश को गिफ्ट स्वरूप दी गई हैं? तो उपहार के रूप में नेपाल को दी गई हैं 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसेस। और नेपाल में इस टाइम पर भारत के जो एम्बेसडर हैं, इनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। कौन है? नवीन श्रीवास्तव। इन्हीं के द्वारा वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, इनका नाम है वर्षमन पुन, जिनको सौंपी गई हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सारे व्हीकल्स। और नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। क्या नाम है इनका? पुष्प कमल दहल। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा, जो कि पिछले साल ही इनका हाल ही में भारत के डाक विभाग में नए सचिव के रूप में, मतलब सेक्रेटरी के रूप में किसका अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और इनका नाम है वंदिता कौल। और ये 1989 बैच की पोस्टल सर्विसेज ऑफिसर है। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत रह चुकी हैं। और वंदिता कौल ने जगह ली है विनीत पांडे की। विनीत पांडे हाल ही में रिटायर हो गए हैं। अब इनकी जगह पर सेक्रेटरी होंगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसका सर्वोच्च पद होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सीधा मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता है। और डाक विभाग की स्थापना भारत में कब करी गई थी? ये करी गई थी 1854 में, डलहौजी के टाइम पीरियड में। ध्यान रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था हाल ही में सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। इनका नाम है अनुराग कुमार। कौन है? अनुराग कुमार। और सीबीआई की स्थापना 1963 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। क्या आप बता सकते हैं सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? ये तो बात हो गई एडिशनल डायरेक्टर की। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है इस टाइम पे? तो ये है प्रवीण सूद। इनका भी नाम ध्यान रखें, कुछ टाइम पहले ही ये सीबीआई के डायरेक्टर बने थे। विश्व क्वांटम दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड क्वांटम डे हर साल मनाया जाता है 14 अप्रैल को। भारत में भी यह मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि हर एक देश साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को लगातार आगे बढ़ाए। क्वांटम टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज की डेट में आप देख सकते हो हर एक कंप्यूटराइज डिवाइस के अंदर चिप होती है। फिर चाहे वो आपके हेडफोन्स हों, या फिर आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो, हर जगह पर चिप्स यूज हो रही हैं। तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से आपका डेली दिनचर्या और डेली के काम इतने आसान हो पाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने रिपोर्ट जारी करी गई है जिससे हमें यह पता लगता है कि मार्च 2024 में इन्फ्लेशन रेट रिटेल में कितना था भारत में, मतलब खुदरा मुद्रा स्फीति दर कितनी थी? तो ये पिछले 10 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। 4.85% रही पिछले 10 महीनों में, ये सबसे कम है। और फरवरी के महीने में अगर बात करें तो ये थी 5.09%। और इस बार जनवरी के महीने में ये थी 5.1%। ठीक है। और कुछ टाइम पहले ये काफी नीचे गई थी अक्टूबर के महीने में, 4.87%।
लेकिन इस बार तो उससे भी कम चली गई है, 4.85%। एक किताब हाल ही में लॉन्च करी जा रही है। दरअसल ये मैगजीन है, और ये मैगजीन न्यूज वीक मैगजीन है, ठीक है। तो भारत में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं जिनको न्यूज वीक मैगजीन के कवर पेज पर छापा गया है? तो पहली है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बाद आज तक पहले ऐसे प्रधानमंत्री अब हो गए हैं नरेंद्र मोदी। तो टोटल अगर देखा जाए तो आज तक भारत के इतिहास में दो ही प्रधानमंत्री हैं जो कि न्यूज वीक मैगजीन के कवर पेज पे छापे गए हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूज वीक को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बहुत सारे क्षेत्रों पे बात करी गई, जैसे कि भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बात करी गई, साथ में चाइना के ऊपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर बात करी गई, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करी गई है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर भी बात करी गई है। तो काफी बड़ा इंटरव्यू था ये, और जिसमें अब इस महीने की जो न्यूज वीक की जो ये मैगजीन है, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल के इस कोट के साथ छापे गए हैं। ये कौन सा संस्थान है जिसने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है हमारी डीआरडीओ, जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के साथ ये जो सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है, ये कौन सी रेंज से किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान से किया है, राजस्थान में पोखरण रेंज से। ओके। इस मिसाइल की खास बात यह है कि हमारे सोल्जर्स इसे हाथ में लेके भी ट्रिगर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि कारगिल वाला सेक्टर है, इस तरीके के हाई एल्टीट्यूड में इस तरीके की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, वो बड़ी ही आसानी से दुश्मन के ठिकानों पे जाके उनके बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। भारत सरकार के द्वारा साल 2024 से 25 के सत्र में कोयले के उत्पादन के लिए कितना टारगेट लिया गया है? तो भारत सरकार ने इसके लिए लक्ष्य लिया है इस बार 170 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना है इस साल। और इसका अनाउंसमेंट जो कोल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है एम नागाराजू। क्या नाम है? एम नागाराजू। इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि इस बार भारत सरकार 170 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करना चाहती है। और पूरे भारत भर में 74 कोल माइंस हैं, और उनको चलाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सबको बुलाकर ये मीटिंग कंडक्ट करी गई है। और सभी ने इस चीज को एक्नॉलेज भी किया है कि इस साल इस टारगेट को अचीव करेंगे। आपको बता दूं, पिछले साल जो कोयले का उत्पादन हुआ है, मतलब 23 से 24 के सत्र में, वो 147 मिलियन टन कोयले का उत्पादन। ध्यान रखिएगा, पिछले साल कोयला उत्पादन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित भी किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड वो कंपनी रही जिसने सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया था। हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगा है कि दुनिया भर में ऐसा कचरा जो कि मिसमैनेज्ड है, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो जो अर्थ का 60% इस तरीके का कचरा है, उसके लिए कितने देश दुनिया के रिस्पॉन्सिबल है? तो दुनिया के केवल 12 देश हैं जो कि पूरे अर्थ के 60% कचरे के लिए जिम्मेदार हैं। एंड खराब बात यह है कि इसमें भारत भी है। तो इन 12 देशों में अमेरिका सबसे आगे है इस तरीके का कचरा फैलाने में, फिर उसके बाद चाइना है, और भारत भी है इसमें, पाकिस्तान है, रशिया, ब्राजील, मेक्सिको, वियतनाम, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये सारे देश हैं इन 12 देशों की सूची में। ये रिपोर्ट जारी करी गई है स्विट्जरलैंड की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका नाम है ई ए अर्थ एक्शन। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई है। इस रिपोर्ट में एक बात और बताई गई है, इन देशों में प्रति व्यक्ति जो कूड़ा फैलाया जा रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि पूरे वर्ष भर में पर पर्सन 8 किलो कूड़ा ऑन एन एवरेज फैला रहा है, अपनी तरफ से ऐसा कचरा कर रहा है जो कि मिसमैनेज्ड है, जो कि किसी तरीके से रिसाइकल नहीं हो पा रहा है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस साल भारत में 7.4 मिलियन टन इस तरीके का कचरा उत्पादित होने के चांसेस हैं, प्लास्टिक वेस्ट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कितने सप्ताहों में बढ़ते बढ़ते अपने टॉप पर पहुंच गया है? तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। और लगातार ये 7वें सप्ताह में बढ़ते हुए 648
बिलियन डॉलर पहुंच गया है। कितना? 648 बिलियन डॉलर। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब यह है कि भारत सरकार का जो खजाना है उसमें दूसरे देशों की करेंसी के रूप में आने वाला पैसा जो मौजूद है वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है। ये जो 648 बिलियन डॉलर है इसमें अमेरिकी डॉलर भी है, जापानीज येन है, पाउंड है, ठीक है, एंड यूरो हो गए। ये सारी करेंसीज है। किसी भी देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो जितना ज्यादा बढ़ता है अर्थव्यवस्था को उतना ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई है? 1935 में। और आरबीआई की स्थापना कौन से कमीशन के अंतर्गत करी गई थी? तो ये आप जरूर ध्यान रखें। इसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। क्या बोलते हैं? हिल्टन यंग कमीशन। 2024 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की राधिका ने सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने कितने वेट कैटेगरी में इसे जीता है? तो 68 केजी वेट कैटेगरी में भारत की राधिका ने सिल्वर मेडल जीता है। और 2024 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? तो इनका नाम भी आप ध्यान रखें। इनका नाम है नोनोका ओजाकी। क्या नाम है? नोनोका ओजाकी। ये जापान की है और इन्होंने गोल्ड जीता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार 2024 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में टोटल 5 मेडल जीते गए हैं भारतीयों की तरफ से। तो जिसमें कि 2 महिला खिलाड़ी हैं और 3 पुरुष खिलाड़ी हैं। एक तो महिला खिलाड़ी आपके सामने है राधिका, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दूसरी जो महिला खिलाड़ी है इनका नाम है शिवानी पवार। क्या नाम है? शिवानी पवार। पीडीएफ में मैंने सारी डिटेल दे दी है, आप एक बार उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। इन्होंने ब्रोंज जीता है। अब इसके अलावा जो टोटल 3 मेंस कैटेगरी में खिलाड़ी हैं, एक तो हैं उदित। उदित ने सिल्वर जीता है। और बाकी के 2 खिलाड़ी जिन्होंने ब्रोंज जीता है, एक है अभिमन्यु और दूसरे हैं विक्की। ठीक है। तो इन दोनों ने ब्रोंज जीता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 ब्रोंज हैं और 2 सिल्वर है। इस बार की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान में बिश्केक में किया गया। कहाँ पर? किर्गिस्तान के अंदर बिश्केक में। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा एक हाइड्रोजेल अभी हाल ही में बनाया गया है? और ये हाइड्रोजेल क्या करेगा? माइक्रो प्लास्टिक्स को कंज्यूम करने का काम करेगा। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए आज की डेट में आप कोई भी वाटर बॉटल अगर यूज कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं माइक्रो प्लास्टिक्स के छोटे छोटे कण होते ही हैं जो कि इन बॉटल से आपके पेट में जाते हैं। चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या फिर पानी पी रहे हो प्लास्टिक की बोतल में, ये माइक्रो प्लास्टिक्स आपके पेट में जाते ही हैं और कई बार ये कैंसर का कॉज भी बनते हैं। तो ये है आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जिनके द्वारा एक हाइड्रोजेल बनाया गया है। ये 3 लेयर का हाइड्रोजेल है। इसकी खास बात यह है कि इसे बॉटल में डाल दिया जाए तो बॉटल के जो माइक्रो प्लास्टिक्स के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको ये अपनी तरफ एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। जिससे कि पानी पूरे तरीके से या कोई भी तरल पदार्थ है वो क्लीन हो जाता है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये नेपाल के क्रिकेटर हैं और इनका नाम है दीपेंद्र सिंह हैरी। ठीक है। इन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के हाल ही में मारे हैं। कौन सी टीम के खिलाफ? तो इन्होंने कतर के खिलाफ T20 कैटेगरी में 6 छक्के एक ही ओवर में मारे हैं और ऐसा करने वाले ये आज तक के तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं दुनिया के। पहले हैं युवराज सिंह जिन्होंने एक कारनामा किया था T20 फॉर्मेट में साल 2007 में। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे एक ओवर में। उसके बाद दूसरे हैं कीरन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2021 में एक कारनामा किया था श्रीलंका के खिलाड़ी अकीला धनंजय के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। और अब तीसरे बन गए हैं नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने भी 6 छक्के मारे हैं हाल ही में। और इस मैच में इन्होंने 21 गेंदों में 64 रन बनाए हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। पुलिकट लेक जो है तो आपको बताना है पुलिकट झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नवरात्रि खत्म होने वाला है, ये ऑफर भी खत्म होने वाला है। तो आप इस कोड का नवरात्रि 50 का यूज करके 50% फ्लैट डिस्काउंट मेरे किसी भी बैच में प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, चाहे राज्य का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस तक, और चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, हर एक एग्जाम के लिए मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, साथ में 1 लाइनर का क्रैश कोर्स और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज। आप चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, बहुत ही आसानी से आप सारे ही जीएस यहाँ पे कवर कर सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह। इसके अलावा आपको कुछ और कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
अगर आप सीपीओ, एमटीएस और सीएचएसएल इस बार का देने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी डुओ बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जीएसजीके एंड रीजनिंग दोनों कंप्लीटली कवर है। इसमें भी ऑफर है फ्लैट 50% का। आज की बात यहीं तक रहेगी। और ये जो बैचेस हैं, इनके डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एग्जाम इंजन का भी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।